DRG Kids। एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पृथ्वी की सैर कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती हैं, देव, आपके प्रति मुझे हमेशा प्यार रहा है। आप मेरे पति देव हो। सारे विश्व में हमारी ख्याति है। हमें एक साथ पूजा जाता है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक कहा लक्ष्मी, सारे विश्व में हमारी पूजा होती है। हम कहीं भी अलग नहीं होते। जहाँ भी जाओ हमें एक साथ पूजते हैं। किंतु एक समस्या है, मैं नर हूँ और तुम नारी हो। परंतु नारी को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसे कोई संतान हो। परंतु देव, हमें तो कोई संतान नहीं। इसका मतलब मैं पूर्ण नारी नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, किंतु ध्यान रहे, संतान प्राप्त होने से तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। विष्णु भगवान वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी जी सोच में पड़ जाती हैं कि सचमुच उन्हें कोई संतान नहीं है। हे भगवान, आपने ये क्या कह दिया? मेरे मन को चिंतित कर दिया। अब मैं क्या करूं? सचमुच मेरी कोई संतान नहीं है। मैं किसका सहारा लूं? देवी लक्ष्मी चिंतित होकर माता पार्वती के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, माता पार्वती, आपकी तो 2 संतानें हैं, बाल गणेश और कार्तिक। इसका मतलब आप पूर्ण नारी हैं। आपको पूर्णता प्राप्त हो गई है। सच कहा लक्ष्मी देवी, ये सच बात है। किंतु आज आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप इतना चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या बात है? भगवान विष्णु ने मुझे स्वयं कहा है कि किसी भी नारी को पूर्णत्व तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसकी कोई संतान नहीं होती, और मेरी कोई संतान नहीं है। इसका मतलब मुझे कभी पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। देवी, चिंतित न हो, कोई बात नहीं। आप बाल गणेश को अपना पुत्र कह सकती हैं। आज से बाल गणेश आपका और मेरा दोनों का पुत्र है। ये आपके पुत्र कहलाएंगे। इससे आपको मातृत्व प्राप्त हो जाएगा और आपको पूर्ण नारी का सम्मान मिलेगा। बाल गणेश, माता को प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है। प्रणाम माता जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी माता हैं। मुझे आपके साथ रहने में खुशी होगी। माता पार्वती बाल गणेश को आशीष देकर लक्ष्मी जी के साथ भेज देती हैं। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर विष्णु जी के पास जाती हैं। स्वामी, देखिए, माता पार्वती ने मेरी मदद कर दी। गणेश को मुझे सौंप दिया। आज से गणेश हमारा पुत्र है। माता लक्ष्मी गणेश को बड़े ही प्यार से पालती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं, उन्हें सुलाती हैं, उन्हें नहलाती हैं। वो बाल गणेश से बहुत प्यार करती हैं। बाल गणेश भी उनके साथ खुश थे। एक बार लक्ष्मी जी को धरती पर आना पड़ा और वो बाल गणेश को छोड़कर किसी साधु के प्रसन्न करने पर चली गई। हे साधु महाराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गई हूँ। अब तुम्हें मैं राजा के दरबार में उचित स्थान देना चाहती हूँ। अब तुम्हारी राजभोग भोगने की इच्छा पूरी होगी। साधु माता लक्ष्मी का धन्यवाद करता है और दूसरे ही दिन राजा उसे अपने मंत्रिमंडल में प्रधान का स्थान देता है। धीरे धीरे साधु में अहंकार पैदा हो जाता है। वो 2-3 बार राजा को संकट से बचा लेता है। उसे संकट की आहट पहले ही होती है। राजा, गणेश की ये प्रतिमा मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती। मेरा आदेश है कि तुरंत प्रतिमा को यहाँ से हटाया जाए। ऐसा सुनकर बाल गणेश को गुस्सा आया। पहले ही लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली गई थी और उसमें साधु ने ऐसा कर्म कर दिया। इसलिए गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने साधु की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। साधु उल्टा उल्टा काम करने लगा और राजा ने उसको कारागृह में डाल दिया। साधु फिर से माता लक्ष्मी की याचना करने लगा। मैंने तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन तुम्हें उसका अहंकार हुआ। उस अहंकार में तुमने बाल गणेश का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अब तुम्हें बाल गणेश को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। साधु ने बाल गणेश की आराधना की और बाल गणेश उससे प्रसन्न हो गए। बाल गणेश राजा को आदेश देते हैं कि साधु को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दे। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी लौट कर आई। फिर गणेश जी के साथ बातें करने लगी। तभी विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी, आपको पुत्र तो मिल गया है, पर पूर्णत्व प्राप्त अभी भी नहीं हुआ। ये बात पार्वती माता को पता चल गई है। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? गणेश मेरा पुत्र है
क्या अभी भी मुझे पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ? ये तो आपको माता पार्वती के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर माता पार्वती के पास जाती हैं और माता पार्वती उन्हें कहती हैं, आ गई आप। मैंने आपको गणेश को सौंप दिया था, उसका ख्याल रखने को कहा था। मुझे पता है आप कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती और आप गणेश जी को छोड़कर पृथ्वी पर चली गई थी। आपको अपनी माता होने का कर्तव्य भूलकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है आप कभी भी एक जगह पर स्थिर रहकर नहीं रहती। आप गणेश का ख्याल नहीं रख पाएंगी, किंतु आपकी ममता देखकर, पुत्र के प्रति आपका प्यार देखकर मैंने गणेश को आपको सौंप दिया था। माता पार्वती, मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैं आज के बाद वादा करती हूँ, गणेश मेरा पुत्र है, आपका भी पुत्र है। मैं इसकी ममता में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। आज के बाद गणेश का स्थान मेरी बाईं ओर रहेगा। गणेश हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब जब मेरी पूजा होगी तब तक गणेश की भी पूजा होगी। और क्योंकि गणेश बुद्धि के दाता है, जब मैं किसी से प्रसन्न होती हूँ तब संपत्ति का कैसे उपयोग करें, उसकी बुद्धि गणेश को ही देनी है। और जब तक भक्त गणेश की दी गई बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तब तक उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं है। गणेश को आपने बहुत उचित स्थान दिया है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जब जब कहीं पर मेरा पूजन हो जाए तब तक वहाँ पर गणेश का भी पूजन साथ होगा। तभी वो पूजा पूरी होगी, तभी भक्तों की इच्छा पूरी होगी। जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ वहाँ गणेश भी मेरे साथ रहेंगे। माता लक्ष्मी, अब मैं निश्चिंत हूँ। बाल गणेश, आपको कोई आपत्ति नहीं ना? माता लक्ष्मी, आप मेरी माता हैं। आपका जो आदेश रहेगा उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब आपको पूर्णत्व प्राप्त हुआ है। तब से आज तक दीपावली के शुभ अवसर पर हमेशा लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की नहीं बल्कि गणेश जी की पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी जी की बाईं ओर बैठते हैं और दोनों का पूजन साथ में करने से वो पूजा सफल होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उत्तमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में राजकुमारी भद्रा अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। एक तो राजकुमारी, ऊपर से अपार सुंदरता, इसलिए उनमें घमंड बहुत था। उसी राज्य में एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजा के यहाँ तलवार, भाला और भी लोहे का सारा सामान बनाता था। और लोहार की बेटी सुमीति राजकुमारी भद्रा के साज सज्जा में लगी रहती। इसी कारण राजकुमारी भद्रा और सुमीति अच्छी सहेलियां बन गई थी। सुमीति भी सुंदरता में राजकुमारी भद्रा से कम न थी। राजकुमारी जी, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद राजकुमारी का विवाह कुशालगढ़ के राजा चंद्रसेन से हो गया। और कुशालगढ़ में ही एक ललित नाम का लोहार था जिसका विवाह सुमीति के साथ हो गया। परंतु अब रानी भद्रा और सुमीति एक दूसरे की सहेलियां नहीं थी। सुमीति माँ दुर्गा की उपासना किया करती थी। वो माँ दुर्गा की भक्त थी। माँ, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी पूजा अर्चना कर रही हूँ, लेकिन इसका फल मुझे कब मिलेगा? उसकी ये बातें उसका पति ललित सुन लेता है और उससे कहता है, क्या बात है सुमिति, तुम इतनी दुखी क्यों हो? देखिए ना, मैं माता रानी की बचपन से पूजा कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे पिता भी लोहार थे और आप भी लोहार ही हैं। मैं और राजकुमारी सुंदरता में एक समान थे, लेकिन वो राजा की बेटी थी, इसलिए आज रानी है और मैं वही लोहार की पत्नी। निराश मत हो, सबका अपना अपना नसीब होता है। ये कहकर ललित वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुमीति सोचती है, रानी भद्रा तो मेरी बचपन की सहेली है, उनसे मदद मांगूंगी तो वो जरूर मेरी मदद करेंगी। इससे मेरे पति को ये लोहार का काम नहीं करना पड़ेगा। यही सोचकर वो राजमहल चली गई। सुमीति राजमहल में पहुंचती है और सैनिक से कहती है कि उसे रानी से मिलना है। मुझे महारानी जी से मिलना है। आप कौन हैं? मैं उनकी सहेली हूँ। सैनिक रानी के कक्ष में जाता है। महारानी की जय हो। आपसे मिलने आपकी कोई सहेली आई है। ठीक है, उसे हमारे कक्ष में भेज दो। जाइए,
महारानी जी से मिल लीजिए। सैनिक सुमिति के पास पहुंचता है। सैनिक महारानी के कक्ष की तरफ इशारे से बताता है। सुमिति महारानी के कक्ष में पहुंचकर उनको देखकर खुशी से हंसने लगती है और कहती है, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं महारानी भद्रा। कौन हो तुम? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? महारानी भद्रा, मैं आपकी बचपन की सहेली सुमिति हूँ। आप मुझे भूल गई क्या? सहेली? मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी राजघराने से हो। तो तुम मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मुझसे गलती हो गई महारानी, जो आपको अपनी सहेली बताया। इस अपराध के लिए मुझे माफ करें। ठीक है, माफ किया। अब जाओ यहाँ से। याद रहे, दोबारा ऐसी गलती ना हो, वरना अपने राज्य से निकलवा दूंगी। ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। माफ करें महारानी भद्रा। सुमिति रोते हुए अपने घर चली जाती है। उधर महारानी भद्रा सैनिक को गुस्सा करते हुए, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता कि कोई भी मेरी सहेली कैसे हो सकता है? उसे देखो और मुझे देखो। इतनी बड़ी गलती तुमने की कैसे? सुमिति अपने घर में चुपचाप बैठी आंखों में आंसू लिए रोटी बना रही थी। तभी सुमिति का पति ललित दिन भर मेहनत मजदूरी करके थक कर घर आता है। जरा पानी देना तो। सुमिति नहीं सुनती, वो कुछ सोच में डूबी है। तुमसे कह रहा हूँ पानी दे दो मुझे पीने के लिए। पानी लीजिए। क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई तो बात है। बस मन थोड़ा सा उदास है। चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद ललित का काम अच्छा चलने लगता है। वही सुमिति मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लेती है और उसी से उसका भी काम चलने लगता है। देखो, अब सब ठीक हो रहा है ना? अब तुम भी मेरा हाथ बटा रही हो। दोनों बहुत खुश होते हैं। समय निकलता गया, लेकिन एक दिन ललित के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर खराब हो जाता है। वो बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहता है और घर का सारा बोझ सुमिति के ऊपर आ जाता है। हमारे खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। अभी तो अच्छे दिन आने शुरू हुए थे और अब सब तुम्हें ही संभालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। आप दुखी मत होइए। एक दिन सुमिति की पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, सुमति बहन, हम कुछ लोग पहाड़ी वाली नदी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या तुम भी चलोगी? नहीं दीदी, मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उनकी देखभाल कौन करेगा? अच्छा ठीक है, एक काम करो फिर, एक सिक्का दे दो मुझे, मैं तुम्हारी तरफ से नदी में डाल दूंगी। उस नदी से मांगने पर सारी मुरादें पूरी होती हैं। सुमिति ने एक पैसा निकालकर अपनी पड़ोसन को दिया और कहा, ये लो दीदी, इसे नदी में डाल देना। ठीक है। जब पड़ोसन बाकी लोगों के साथ नदी पर जाती है तो वो पहले अपना सिक्का डालती है, फिर सुमिति का सिक्का नदी में डालती है। जैसे ही सुमिति का सिक्का नदी में गिरता है, उसकी जगह हीरे के 2 खूबसूरत कंगन बन गए। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! मैंने ऐसा कंगन तो पहले कभी नहीं देखा। मैं जल्दी से जाकर सुमति को बताती हूँ। पड़ोसन सुमिति के घर गई। सुमति, ओ सुमति, कहाँ हो बहन? अरे क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? तुम जानती हो जो 1 पैसे का सिक्का तुमने मुझे नदी में डालने को दिया था ना? हाँ, तो क्या हुआ? आपने नहीं डाला क्या? अरे बहन, मैंने डाला और पैसे डालते ही वो हीरे के 2 कंगन बन गए। देखो, मैं उस कंगन को लेकर आई हूँ। वो 1 पैसा जरूर कोई जादुई पैसा होगा। सुमिति हीरे के कंगन पाकर खुश हो गई। उसने एक कंगन को सुनार के पास भेज दिया और बहुत सारा पैसा ले लिया, जिससे उसके पति का इलाज भी हो सके और घर भी ठीक से चले। कुछ समय बाद वही कंगन राजा चंद्रसेन अपनी महारानी भद्रा के लिए उपहार में ले गए। महारानी, हम आपके लिए ये हीरे का खूबसूरत कंगन लाए हैं। महाराज, कोई एक कंगन भला लेता है? आपको
लाना ही था तो 2 ले आते। अब मैं एक कंगन कैसे पहनूंगी? हम तो दोनों लेने गए थे, पर सुनार के पास एक ही कंगन था। उसने कहा ये खूबसूरत कंगन नदी में पैसा डालने के बाद निकला है। तब तो महाराज आप कुछ भी कीजिए, पर मुझे दोनों कंगन चाहिए। महाराज चंद्रसेन फिर उस सुनार के पास जाते हैं, पर सुनार कहता है, मेरे पास ये एक ही कंगन आया था। मैं आपको उस स्त्री का पता बताता हूँ, आप उससे मिल लो। महाराज सुमिति के घर जाते हैं और सुमिति को सारी बात बताते हैं। महाराज, आपने जो कहा मैंने सुना। मैं आपको दूसरा कंगन भी दे दूंगी, लेकिन आप महारानी से कहिए कि वो आकर कंगन ले जाएं। महाराज ने वैसा ही किया। दूसरा कंगन सुमिति के पास था और भद्रा उसे लेने आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे सुमति तुम? तो ये कंगन तुम्हारे पास है, ये कंगन मुझे दे दो। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ये कंगन दे दो। उस दिन तो मुझे पहचाना भी नहीं था, आज बचपन की सहेली। ओ, वो मेरी भूल थी। कंगन के बदले जो चाहिए वो ले लो। ठीक है, मुझे ढेर सारी सोने की अशर्फियाँ और अपना आधा राज्य दे दो। लेकिन इतना सब कुछ? कंगन भी बहुत कीमती है महारानी भद्रा। महारानी को हर कीमत पर वो कंगन चाहिए था, इसीलिए उसने सुमिति की बात मान ली और अशरफियाँ और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। उसके बाद सुमिति का पूरा जीवन खुशहाल बीता। उसने अपनी पड़ोसन को भी खूब धन दिया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती। कुछ समय बाद ललित भी ठीक हो गया। मदनपुर गांव में सुभाष नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और 2 बेटियां, कुमकुम जो कि 12 साल की थी और पूजा जो कि 7 साल की थी। खेती से उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। पूरा परिवार खेती में हाथ बटाता था। सुभाष के पास 2 जुड़वा बैल थे, एक शंकर और दूसरा शंभू। दोनों बैल बहुत ही सुंदर, चालाक और समझदार थे। सुभाष अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें सजा कर रखता था। आसपास के सभी गांव में इन दोनों बैलों की बहुत चर्चा थी। पड़ोस के गांव वालों ने ज्यादा कीमत लगाकर दोनों बैलों को कई बार खरीदना चाहा, लेकिन सुभाष उन दोनों को अपने से अलग नहीं करता। नहीं भाई, मैं अपने बैलों को नहीं बेचूंगा। उन दोनों में मेरे परिवार की जान बसती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दोनों बैलों की एक और खास बात थी कि दोनों नाचते बहुत अच्छे थे। गांव की हर शादी में दोनों नाचते। हाँ सुभाष भैया, आज मेरे बहन की शादी है, आप सबको आना है। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे भाई। और हाँ, अपने शंकर और शंभू को जरूर लाना। उन दोनों के लिए स्पेशल न्योता दे रहा हूँ। शादी में जब तक वो दोनों नहीं नाचेंगे मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ जरूर। रात में शादी का जश्न चल रहा है। शंकर शंभू अपने नृत्य से सभी का मन मोह रहे हैं। वाह, दोनों को किसी की नजर न लगे। वहीं सुभाष का एक पड़ोसी जगतराम भी होता है। वो सुभाष और उसके दोनों बैलों से बहुत जलता था। जगतराम हमेशा इसी ताक में रहता है कि वो सुभाष को नुकसान कैसे पहुंचाए। बड़े आए नाचने वाले, इनको तो मैं ऐसा नचाऊंगा कि एक दिन इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। एक रात गांव में बहुत तूफानी बारिश हो रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में सो रहा था, लेकिन जगतराम और उसका बेटा वीरेंद्र जाग रहे थे। उनके दिमाग में कोई योजना चल रही थी। बेटा, आज अच्छा मौका है सुभाष से बदला लेने का। आज शंकर और शंभू को मजा चखाएंगे। हाँ बाबूजी, बहुत उछल उछल कर नाचते हैं, लेकिन करना क्या होगा? बारिश भी तेज है। बेटा, बारिश का ही तो फायदा उठाना है। सुभाष के बैलों को खोलकर गांव से दूर जंगल में बांध देंगे और रात में ही कोई जंगली जानवर इन दोनों को अपना भोजन बना लेगा। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी योजना बनाई है आपने। बेटा, ये मेरी शैतानी खोपड़ी है, शैतानी, समझा? जी बाबूजी। चलो
जल्दी से उन दोनों बैलों को जंगल लेकर चलते हैं। जगतराम और वीरेंद्र दोनों अपना मुंह कपड़े से बांधकर सुभाष के घर में घुसकर दोनों बैलों को खोल देते हैं। दोनों बैल चिल्लाते हैं, लेकिन बारिश के तेज शोर में उनकी आवाज दब जाती है। बाप बेटे बैलों को खींचते हुए गांव से बाहर जंगल में ले जाते हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। वो एक पेड़ के नीचे उनको बांध देते हैं। दोनों को यही बांधकर छोड़ देते हैं। हाँ बाबूजी, अब ये दोनों बैल इसी जंगल में ताता थैया करेंगे। चल बेटा, बारिश रुकने से पहले गांव पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ बाबूजी, रात में दोनों का काम तमाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। सुभाष की पत्नी सरला बैलों को चारा डालने जाती है, लेकिन दोनों बैल वहां ना देखकर वो चिल्लाती है। सुनो जी, गजब हो गया। कोई रात को हमारे शंकर और शंभू को चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शंकर और शंभू को घर के अंदर बांधा हुआ था। कोई आवाज भी नहीं आती। पिताजी, आवाज कैसे सुनाई पड़ती? रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी ना। चोरों ने बारिश का फायदा उठाकर हमारे बैलों को चुरा लिया है। अब क्या होगा? मुझे तो किसी अपने गांव वाले का ही काम लगता है। पता नहीं किस हालात में होंगे हमारे दोनों बैल। अब क्या होगा जी? माँ पिताजी, आप चिंता मत करो। हमारे शंकर शंभू जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। वो दोनों बहुत समझदार है। मैं प्रधान जी को चोरी की बात बता कर आता हूँ, वो ही कुछ सलाह देंगे। सुभाष प्रधान जी के घर की तरफ तेजी से जा रहा होता है। तभी रास्ते में खचेड़ू चाचा मिलते हैं। क्या बात है सुभाष बेटा, सुबह सुबह इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? चाचा, मेरे दोनों बैलों को रात में कोई चुरा कर ले गया। इसी बात की सूचना देने जा रहा हूँ प्रधान जी को। अरे राम राम, कैसा जमाना आ गया। लोग पशु को भी चुराने लगे हैं। जरूर किसी परिचित का ही काम है। राम तुम्हारा भला करे। सुभाष प्रधान जी के पास जाकर सारी घटना उन्हें पता देता है। इधर जंगल में शंकर और शंभू ने अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को बंधन मुक्त कर लिया है। शंकर ने पहले शंभू की रस्सी खोल दी, फिर शंभू ने शंकर की रस्सी खोली। तभी उनके पास कुछ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। दोनों बैल मिलकर उनका सामना करते हैं और उनको भगा देते हैं। उधर गांव में प्रधान जी सुभाष की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसे हौसला देते हैं। तुम्हारे शंकर शंभू जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हम उन दोनों को ऐसे खोने नहीं देंगे। प्रधान जी रघु से कहते हैं, रघु, तुरंत पूरे गांव को सूचित करो कि शंकर और शंभू की चोरी हो गई है और गांव वासी पंचायत के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आ जाए। जी प्रधान जी, मैं अभी सभी गांव वालों को सूचित कर देता हूँ। इधर शंकर और शंभू आपस में बात कर रहे हैं। शंभू, हमें जल्दी ही घर वापस जाना चाहिए। मालिक, बच्चे और गांव वाले हमारी चिंता में परेशान होंगे। हाँ भाई, जल्दी गांव की ओर चलते हैं। शंकर और शंभू दोनों जल्दी से गांव की ओर भागते हैं। इधर गांव में पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा है। शंकर और शंभू के जाने का दुख सबको है। वहाँ जगतराम और उसका बेटा वीरेंद्र भी है। दोनों बहुत खुश हैं और आपस में बात कर रहे हैं। बेटा, अब तक तो उन दोनों का बैंड बज चुका होगा। हाँ बाबूजी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी प्रधान जी गांव वालों से कहते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि कल रात सुभाष के बैलों की जोड़ी शंकर और शंभू को कोई चुरा कर ले गया। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से किसी ने भी ये गलती की है तो कृपया निसंकोच सामने आए। हम उसके गलती को क्षमा कर देंगे। जगतराम और वीरेंद्र प्रधान जी की बात सुनकर हंसते हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
और अगर हमने खुद उस चोर को पकड़ा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं 3 तक गिनूंगा। इधर शंकर और शंभू तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। उनके गले में बंधी घंटी बज रही है। उधर पंचायत में जगतराम और उसका बेटा हंस रहे हैं। प्रधान जी गिनती गिनते हैं। 1, 2 और ये 3। तभी वहाँ शंकर और शंभू सरला, कुमकुम और पूजा के पास आकर रुक जाते हैं। जगतराम और वीरेंद्र ये देखकर घबरा जाते हैं। सभी गांव वाले बोलते हैं, शंकर शंभू आ गए, ये तो कमाल हो गया। सब शांत हो जाइए। शंकर शंभू आ गए हैं। अब चोर भी जल्दी पकड़ा जाएगा। यदि वो इस समय पंचायत में बैठा है तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। शंकर शंभू दोनों बताएंगे कि उन्हें कौन चुरा कर ले गया था। सुभाष अपनी बेटियों से कहता है, मेरे प्यारे शंभू, तुमको कौन चुरा कर ले गया था? शंकर बताओ कि वो चोर अभी यहाँ पंचायत में है। जगतराम और वीरेंद्र घबरा जाते हैं। दोनों बैल जगतराम और वीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों बैलों को अपनी ओर आते देख जगतराम और वीरेंद्र सुभाष के पैरों में गिर जाते हैं। भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। चाचा जी, हमको माफ कर दो। तुम दोनों को माफी नहीं दी जाएगी और तुम्हारी सजा ये है कि तुम दोनों का मुंह काला करके और तुम्हारे गले में जूतों की माला डालकर गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए। सबको मंजूर है? हाँ, मंजूर है। शाम को दोनों का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा। एक शहर में राजू और दीपू नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दीपू अमीर था। उसके पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे। राजू गरीब था। उसके पिताजी एक ऑफिस में प्यून थे। लेकिन राजू पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया था और उसकी पढ़ाई का खर्चा स्कूल खुद दे देती थी। तो ऐसे राजू और दीपू दोस्त थे। राजू, ये देखो, मेरे पास तो कितने सारे महंगे पेन हैं। तुम्हारे पास तो यही एक सस्ता वाला है। तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम्हारे पास कई पेन हैं। लेकिन मेरे पापा गरीब है, इसलिए मेरे पास यही एक सस्ता पेन है। राजू बहुत समझदार था। उसे पता था कि उसके पापा बहुत मेहनत करके घर का खर्चा उठाते हैं, इसलिए वो अपने माता पिता से कभी किसी चीज की मांग नहीं करता था। राजू, ये देखो मेरे नए जूते, कल ही मेरे पापा लाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। वहाँ से राजू अपने घर चला जाता है। उसकी माँ मालती उससे कहती है, बेटा चलो खाना खा लो। राजू खाना खाकर अपने मामा के घर चला जाता है, जो वही पास में रहते हैं। उसके जाने के बाद दीपू उसके घर आता है। आंटी, राजू है? नहीं बेटा, वो तो अपने मामा के घर गया है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। अरे, मैं तो उसे अपने साथ पार्क में ले जाने के लिए आया था। ये कहकर दीपू वहाँ से चला जाता है। जब राजू घर आता है तो मालती कहती है, अरे बेटा राजू, तुम्हारा दोस्त दीपू आया था, वो तुम्हें पार्क ले जाना चाहता था। ठीक है माँ, मैं उसके घर जाता हूँ। ये कहकर वो दीपू के घर जाता है। वहाँ उसे दीपू की मम्मी सरिता मिलती है। अरे राजू, तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं दीपू से मिलने आया था। मुझे लगा कि वो मुझे अपने साथ पार्क ले जाने वाला है, इसलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे साथ वो पार्क क्यों जाएगा भला? उसके पास उसके अमीर दोस्त नहीं है क्या? तुम जैसे गरीब लोगों के साथ उसका रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं दीपू किसी को भी दोस्त बना लेता है। दीपू की मम्मी की बातें सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा। वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दुखी राजू पार्क में बैठकर सोचने लगा कि वो लोग इतने गरीब क्यों हैं। तभी उसकी नजर पास के बेंच पर रखे एक कॉपी पर पड़ती है। अरे, ये कॉपी किसकी है? अरे, ये तो नई कॉपी है। उसने पास में खड़े अंकल से पूछा, अंकल, ये कॉपी आपकी है? नहीं बेटा, ये मेरी नहीं है,
आंटी, ये कॉपी आपकी है? नहीं बेटा, मेरी नहीं है। पिंकी, ये कॉपी तुम्हारी है क्या? नहीं राजू, ये मेरी कॉपी तो नहीं है। राजू ने सबसे पूछा, लेकिन वो कॉपी किसी की भी नहीं थी। अब राजू क्या करता? वो उस कॉपी को अपने घर ले आया। उसे खुशी भी थी कि नई कॉपी मिल गई है। उसने सोचा कि इसमें कोई ड्राइंग बनाई जाए। चलो, मैं इसमें एक आइसक्रीम बनाता हूँ। राजू ने उस कॉपी पर आइसक्रीम की ड्राइंग बनाई। उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी। तभी उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। राजू बेटा, आओ खाना खा लो। आता हूँ माँ। ये कहकर वो माँ के पास खाना खाने चला गया। जब वो खाना खाकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर एक आइसक्रीम रखी हुई है, जैसा उसने उस कॉपी में बनाया था। अरे, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? माँ, आप मेरे लिए आइसक्रीम लाई है क्या? नहीं तो बेटा, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? पापा, क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं लाया हूँ। अब राजू सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले उसने आइसक्रीम बनाई थी और अब आइसक्रीम सच में आ गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी बात मालती को बताई। मालती को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब राजू ने कहा, माँ रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ, क्या बनाऊँ इस कॉपी पर? हाँ, मैं आपके हाथों का ये कंगन बनाता हूँ इस पर। राजू ने उस कॉपी पर माँ के लिए कंगन बनाए और उसने देखा कि 10 मिनट बाद उनके सामने कंगन से भरा हुआ बॉक्स रखा है। ये देखकर मालती और राजू बहुत खुश हुए। उन दोनों ने मदन को कुछ नहीं बताया। माँ, अब हम जरूरत की सारी चीजें इस पर बनाकर ले लिया करेंगे। इसके बाद राजू ने अपने लिए नए कपड़े और जूते बनाए, स्कूल बैग बनाया, मम्मी के लिए नई साड़ियाँ बनाई और घर के खाने पीने का सामान भी बनाया। अब राजू स्कूल में कभी नए जूते पहनकर जाता तो कभी नया स्कूल बैग लेकर जाता। इधर दीपू जब राजू से मिलता है तो कहता है, अरे राजू, आजकल तो तुम्हारे पास नए जूते और नया बैग आ गया है। लगता है तुम्हारे पापा की तरक्की हुई है। नहीं दीपू, ये तो मुझे मेरे मामा जी ने दिया है। वाह, तुम्हारे मामा तो बहुत अच्छे हैं। काश मेरे मामा भी ऐसे होते। अरे, तुम्हारे पास तो वैसे भी सारी चीजें हैं, तुम्हें और क्या जरूरत है? अच्छा चलो, मेरे घर चलो। नहीं, मुझे घर जाना है। बेचारा राजू ये सोचता है कि दीपू की मम्मी ने उसे डांट कर भगा दिया था। नहीं, मेरे घर पर चलते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे घर चलो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। दीपू को ये समझ में नहीं आता कि राजू उसके घर पर आने के लिए मना क्यों कर रहा है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, क्या आपने राजू से कुछ कहा है? हाँ, मैंने उसे भगा दिया था। तुम उसके साथ क्यों खेलते हो भला? मुझे वो गरीब लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने बराबर वालों को दोस्त बनाओ। मम्मी, ऐसी बात मत करो। राजू मेरा दोस्त है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीपू को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मम्मी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीपू को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने राजू के साथ ऐसा बर्ताव किया है। एक दिन मार्केट में सरिता मालती से मिलती है। कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मिली हैं। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सरिता मालती की कीमती साड़ी देखकर परेशान हो जाती है। मालती ने गहने भी पहने हुए हैं। सरिता को कुछ समझ नहीं आता कि मालती के पास ये सब कहाँ से आया। वो घर आकर सोचती है, ये राजू और इसकी माँ बाप तो फटे हाल लोग हैं। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये मालती इतनी कॉस्टली साड़ी और ज्वेलरी पहनकर घूम रही है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो राजू के घर जाती है और खिड़की से छुपकर देखती है। राजू और मालती जादुई कॉपी पर कुछ बना रहे हैं। देखो माँ, अब आपके लिए कितनी सुंदर सैंडल बनाई है मैंने। सरिता देखती है कि एक सैंडल वहाँ आ जाती है। अच्छा,
तो ये बात है, इस कॉपी को चुराना पड़ेगा। सरिता राजू के घर आती है और मालती से यहाँ वहाँ की बात करती है और मौका मिलते ही वो कॉपी चुराकर वहाँ से चली जाती है। जब राजू अपनी कॉपी खोजता है, माँ, वो जादुई कॉपी कहाँ गई? अरे बेटा, अभी तो यही थी। कौन ले गया? मुझे लगता है सरिता आंटी ले गई है। इधर सरिता उस कॉपी पर अपने लिए नए नए गहने बना रही थी। उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया। तभी उसका नौकर हरी ये सब देखता है और वो सरिता को चाकू दिखाकर सारा सोना मांगता है। चलो, अब जल्दी से सारा सोना इस बैग में रखकर मुझे दो, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं सब देती हूँ। सरिता जल्दी जल्दी सोना बैग में रखती है। तभी राजू वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि हरी चाकू लेकर खड़ा है। वो जल्दी से बाहर जाकर अपने साथ कई लोगों को लेकर आता है। राजा हीरामणि बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले होशियारपुर के होनहार राजा थे। उनके दरबार में जो भी अपनी फरियाद लेकर आता था, राजा हीरामणि उसकी फरियाद सुनते और उसकी मदद दिल खोलकर करते थे। यही कारण था कि होशियारपुर की प्रजा अपने राजा हीरामणि से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उनके राज्य में सभी खुश थे। राजा हीरामणि के परोपकारी और उदारता के किस्से दूर दूर के पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। एक बार राजा के दरबार में एक अजीब सी घटना हुई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। हुआ ये कि एक दिन बहुत सारे भूत राजा के दरबार में अपनी समस्या लेकर आ गए और जोर जोर से दरबार में उछल कूद करते हुए चिल्ला चिल्ला कर राजा से इंसाफ मांग रहे थे। राजा हीरामणि महाराज की जय! राजा हीरामणि महाराज की जय! आप सभी शांत हो जाइए, सबको इंसाफ मिलेगा। एक एक करके हमें अपनी समस्या बताइए। महाराज, मुझे बचा लो। मुझे आजादी चाहिए महाराज। महाराज, हम सब आपके पड़ोसी राज्य के भूत हैं। हमें आपके राज्य के एक बहुत खतरनाक तांत्रिक ने बरसों से अपनी कैद में रखा हुआ है। महाराज, हमें उस तांत्रिक से मुक्ति चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज, वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र विद्या से हमें अपने कब्जे में करके हमसे उल्टे सीधे काम करवाता है। उस तांत्रिक का नाम क्या है और वो तुमसे किस तरह के काम करवाता है? महाराज, उस तांत्रिक का नाम भैरवनाथ है। उसने मुझसे 2 भाइयों में झगड़ा करवाने का गंदा काम करवाया। तांत्रिक के कहने पर ही मैंने जय कुमार और रुचि की शादी नहीं होने दी। महाराज, इस तरह से वो हमसे बहुत सारे गलत काम करवाता है और अगर उसका काम ना करो तो वो हमारे ऊपर गरम गरम खौलता हुआ तेल डालकर हमें तरह तरह की यातनाएं देकर प्रताड़ित करता है। महाराज, कभी कभी तो भैरवनाथ हमसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को डराने का काम भी करवाता है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात है। वो दुष्ट तांत्रिक कहाँ रहता है? रामनगर के हनुमान मंदिर के पीछे एक पुराना खंडहर है, वहीं रहता है वो। कल रात उसकी भूतों वाली बड़ी बोतल खुली रह गई, इसीलिए हम सारे भूत निकलकर आपके दरबार में इंसाफ के लिए आए हैं। हम सब कुछ समझ गए हैं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ उचित इंसाफ करूंगा और दोषी को कठोर से कठोर सजा दूंगा। महाराज, जल्दी से जल्दी उस दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ को पकड़कर अपने दरबार में बुला लीजिए, नहीं तो वो दुष्ट अपनी मायावी शक्ति से हम सभी भूतों को एक एक करके बारी बारी से अपने पास बुलाकर बोतल में बंद करके कैद कर लेगा। हाँ महाराज, और फिर वो हमसे उल्टे उल्टे काम करवाना शुरू कर देगा। हमें इस पापी से बचा लो महाराज। सेनापति, सिपाहियों को भेजकर जल्दी से जल्दी उस दुष्ट पापी तांत्रिक को उसकी भूतों वाली बोतल के साथ पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। उधर खंडहर में तांत्रिक भैरवनाथ गहरी नींद में सोया हुआ है। देखने में तांत्रिक बहुत भयानक और खतरनाक है। तांत्रिक जब नींद से अचानक उठकर भूतों वाली बड़ी सी खुली हुई बोतल देखता है तो तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। दोनों हाथों से बोतल पकड़कर वो जोर जोर से बोलता है, मैं बर्बाद हो गया। किसने ये बोतल खोली? मेरे सारे भूत भाग गए। मैं बर्बाद हो गया। हाय, मेरी बरसों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
ऊपर देखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट। सुन लो मेरे गुलाम भूतों, शराफत से मेरे पास इस बोतल में वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से बुलाकर तुम्हें गरम गरम तेल में डालकर तुमसे तांडव ना करवाया तो मेरा नाम तांत्रिक भैरवनाथ नहीं। सुन लो कान खोलकर। फिर तांत्रिक नीचे से राख उठाकर हवा में उड़ाता है और एक डंडा हवा में घुमाते हुए बोलता है, जय जगतम कल कल कटम, जादू टोने खेल खिलौने, जय कल कल कटम, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा मंत्र जाए ना खाली। सुन ले काली काले कपड़े वाली, लेकर आ मेरे भूतों को, लाल जुबान वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट। डंडे से सामने रखा हुआ एक मिट्टी का मटका फोड़ देता है और उसमें से आग और धुआं निकलता है और तांत्रिक की आंखें लाल हो जाती हैं। इधर घोड़े पर राजा के 2 सिपाही तांत्रिक को पकड़ने के लिए तेजी से खंडर की तरफ जा रहे हैं। दरबार में भूतों में खलबली मची हुई है, सब भूत चिल्ला रहे हैं। राजा जी और सेनापति सबको शांत करने में लगे हैं। तांत्रिक के मंत्रों का असर भूतों पर होने लगा है और एक एक भूत चिल्लाते हुए राजा के दरबार से गायब होकर तांत्रिक के पास जा रहे हैं। महाराज, तांत्रिक हमें बुला रहा है, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे बचा लो महाराज, मुझे बचा लो। बोलते बोलते भूत तेजी से दरबार से गायब हो जाता है। आप सब शांत हो जाइए, बहुत जल्द ही हमारे सिपाही तांत्रिक को गिरफ्तार करके लाएंगे। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज बचा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ महाराज, वो तांत्रिक मुझे बहुत मारेगा, मुझे फिर से बोतल में बंद कर देगा। हमें बुला रहा है भैरवनाथ, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो। दरबार में सिर्फ राजा और सेनापति और कुछ दरबारी रह जाते हैं। राजा इधर से उधर चिंता में टहल रहे हैं। सेनापति, हमें बहुत अफसोस है कि हमारे राज्य में कितने सारे भूतों को उस दुष्ट तांत्रिक ने कैद करके रखा हुआ है। हमसे उन भूतों का कष्ट देखा नहीं जा रहा। हम आपके कष्ट को भलीभांति समझते हैं महाराज। सेनापति, हम जल्द से जल्द सभी भूतों को आजाद करके उन्हें अपने अपने राज्य में सकुशल भेजना चाहते हैं। इधर तांत्रिक की बोतल में एक के बाद एक भूत आते जाते हैं और तांत्रिक जोर जोर से हंसता है। भैरवनाथ से बचकर कोई भी भूत कहीं भी नहीं जा सकता। आज रात को तुम्हें भागने की सजा मिलेगी, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी सिपाही तांत्रिक के खंडर में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? ये तो महाराज ही तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या किया है। यदि तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 50-50 सोने की अशर्फी दूंगा। हम राजा के वफादार सिपाही हैं, हम रिश्वत नहीं लेते। सिपाही तांत्रिक के हाथ बांधकर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उसकी भूतों वाली बोतल के साथ गिरफ्तार करके दरबार में राजा के सामने पेश करते हैं। दरबार में सिपाही तांत्रिक को भूत वाली बोतल के साथ रस्सी से बांधकर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, ये है खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ। महाराज, इसने हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की। सिपाहियों, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले इस बोतल का ढक्कन खोलकर सभी भूतों को आजाद किया जाए। सिपाही बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एक के बाद एक सारे भूत बाहर आ जाते हैं और राजा की जय जयकार करते बोलते हैं, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सुन तांत्रिक, तुमने हमारे राज्य में रहकर दूसरे राज्यों के मासूम भूतों को कैद करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें 10 साल के लिए काल कोठरी में रखा जाएगा। यही तुम्हारी सजा है। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दें। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो।
महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज से सभी भूत आजाद हैं और आप अपने अपने राज्य में जाकर अपने अपने पेड़ों पर खुलकर आजादी से रह सकते हैं। धन्यवाद महाराज, आप जैसा राजा हमने कभी नहीं देखा। राजा हीरामणि महाराज की जय। इस तरह से राजा ने भूतों को इंसाफ दिलाया। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नाम के एक राज्य में 2 जादूगर हुआ करते थे, जादूगर करणवीर और जादूगर विजयवीर। दोनों तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। जादूगर करणवीर के जादू नए होने की वजह से बहुत मशहूर थे। इस वजह से ज्यादा लोग उसके खेल को देखने जाते। पर जादूगर विजयवीर के जादू पुराने हो चुके थे। जादूगर विजयवीर जब भी कोई खेल दिखाने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। जादू पुराने होने की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया। एक दिन जब जादूगर विजयवीर अपना जादू दिखा रहा था, अरे आज कोई नया जादू भी दिखाने वाले हो या हर बार की तरह वही पुराना वाला? दोस्तों, बहुत जल्द मैं तुम्हें नया जादू भी दिखाऊंगा, पर आज के लिए ये देखो। अब मैं इस टोपी में से 3 गिनने तक एक खरगोश निकालूंगा। 1 2 आब्राका। अरे चलो भाई, इसके पास तो कुछ नया नहीं है, चलो। इतने में लोगों को पीछे से जादूगर करणवीर की आवाज सुनाई देती है। और आज जादूगर करणवीर हमें हवा में तैर के दिखाएंगे। और उसकी आवाज सुनते ही सब जादूगर करणवीर का जादू देखने निकल जाते हैं। अरे जादूगर करणवीर आ गया, अरे चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो मैं इसे फिर से गायब कर दूंगा। अरे जादूगर विजयवीर निराश हो जाता है कि उसकी जादू कोई नहीं देखना चाहता। वो जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए भेष बदल के उसका खेल देखने पहुंच जाता है। जादूगर करणवीर अपना खेल दिखाना शुरू करता है। क्या तुम में से किसी ने कभी किसी को आग से खेलते हुए देखा है? आज मैं आग से खेलूंगा। अरे वाह वाह, क्या महान जादूगर है, वाह 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 वाह। तो लीजिए, आपके सामने पेश है आग का खेल। ये कहते ही जादूगर करणवीर अपने हाथ में आग लगा देता है और हाथों से आग को पकड़ लेता है। गांव वाले जादूगर करणवीर के हाथों से आग निकलती हुई देखकर खूब चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जादूगर विजयवीर जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए चुपके से उसके पीछे जाकर उस आग में मिट्टी का तेल डाल देता है, जिससे जादूगर करणवीर की आग और बढ़ जाती है और लोग वहां से भाग जाते हैं। जादूगर विजयवीर वहां से चुपके से निकल जाता है। जादूगर करणवीर बहुत ही उदास होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि आग इतनी बढ़ जाए? तभी उसे वहीं पड़ा एक मिट्टी का तेल का डिब्बा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, पर वो किसी से कहता नहीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा अपने मनोरंजन के लिए अपने मंत्री से कहते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए कोई नया कार्यक्रम रखवाइए। जी राजा जी, पास के गांव में 2 जादूगर हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है ये कह नहीं सकते, पर दोनों कुछ दिनों से चर्चा में हैं। दोनों को महल में बुलाया जाए और उनके बीच मुकाबला करवाया जाए। जो भी हमें खुश करेगा उसे हम इनाम में सोने की पूरी 1000 गिन्नियां देंगे। जी राजा जी। मुकाबला देखने के लिए प्रजा को भी आमंत्रित किया जाए। जी राजा जी, मैं अभी जाकर आपका संदेशा दोनों जादूगरों तक पहुंचा देता हूँ। मंत्री दोनों जादूगरों को संदेश भेजकर बुलाता है और उनसे कहता है,
राजा जी चाहते हैं कि तुम दोनों उनके मनोरंजन के लिए महल में जादू दिखाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है अपना सबसे अच्छा जादू तैयार करने के लिए। उसके बाद तुम्हारे बीच मुकाबला होगा और जिसने भी राजा का दिल खुश किया उसे 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी जाएंगी। हाँ? जी मंत्री जी। जी मंत्री जी। दोनों अपनी अपनी जादू तैयार करते हैं। जादूगर विजयवीर चुप चुप के जादूगर करणवीर के सारे नए जादू देख लेता है और सीख भी लेता है। जादूगर करणवीर ये बात जानते हुए भी कि विजयवीर उसके जादू देख रहा है, कुछ नहीं कहता। दोनों को तय किए गए दिन महल में बुलाया जाता है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जादूगर विजयवीर को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं जो जादू दिखाता हूँ अगर वो दिखा सके तो मैं खुद ब खुद अपनी हार मान लूंगा। क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है जादूगर? मुझे मंजूर है। जादूगर करणवीर अपनी टोपी में से 2 खरगोश निकालता है। अब मैं अपनी टोपी से 2 खरगोश निकालूंगा। जादूगर विजयवीर भी अपनी टोपी से 2 खरगोश निकाल देता है। हुजूर, अब मैं आपको अपनी लकड़ी की छड़ी को सांप में बदल कर दिखाता हूँ। जादूगर विजयवीर भी अपनी छड़ी को सांप में बदल देता है। अब मैं आपको हवा में उड़कर दिखाऊंगा। ये तो बहुत आसान है। जादूगर विजयवीर भी ये कहकर हवा में तैरने लगता है। सभी मुकाबले का खूब मजा उठा रहे हैं कि जादूगर करणवीर राजा से कहता है, हुजूर, ये मेरा आखिरी जादू है। अगर ये भी जादूगर विजयवीर ने कर दिखाया तो मैं अपनी हार खुद ब खुद मान लूंगा। ये जादू जादूगर विजयवीर ने पहले जादूगर करणवीर को करते देखा नहीं होता। अब मैं पानी से भरे बहुत बड़े कांच के बक्से में खुद को बंद कर लूंगा और बक्से में ताला लगा होने के बाद भी मैं उसमें से आपके सामने बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनने के बाद जादूगर विजयवीर चोरी छुपे ताला बदलकर खुलने वाले ताले की जगह ना खुलने वाला ताला लगा देता है ताकि ताला खुल ना पाए और जादूगर करणवीर पानी के बाहर ना निकल पाए। जादूगर करणवीर इस बारे में पहले से ही जान जाता है और ताला फिर से बदल देता है और बाहर निकल आता है। अब जादूगर विजयवीर की बारी आती है और वो जैसे ही पानी के बक्से के अंदर जाता है, ना खुलने वाला ताला उसी के बक्से पर लग जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। तब जादूगर करणवीर अपने पास से चाबी निकालकर उस ताले को खोलकर जादूगर विजयवीर को बाहर निकाल लेता है। राजा जादूगर करणवीर के जादू और समझदारी से खुश होकर उसे सोने की 1000 गिन्नियां इनाम में दे देते हैं। वाह जादूगर करणवीर, वाह, बहुत बढ़िया। हम आपसे बहुत खुश हुए और हमारी तरफ से ये 1000 सोने की गिन्नियां आपको इनाम में दी जाती है। इन्हें कबूल करें। जादूगर विजयवीर समझ जाता है कि जादूगर करणवीर ने उसे सबक सिखाया है और जादूगर करणवीर से अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो जादूगर करणवीर। मैं जीतने की लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने बेईमानी के रास्ते से जीतना चाहा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जादूगर विजयवीर, मैंने आपको माफ किया। पर याद रखना, बेईमानी का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहनत और परिश्रम से किया हुआ काम ही हमें सफल बनाता है। वल्लभगढ़ के राजा भीमसेन बहुत ही नेक और रहमदिल राजा थे। उनकी पुत्री राजकुमारी रत्ना बहुत सुंदर थी। राजकुमारी रत्ना को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वो शिकार करने के लिए निकली तो जंगल में बहुत दूर निकल गई। लगता है मैं राजमहल से बहुत दूर निकल आई हूँ। संध्या हो चुकी है, मुझे फौरन राजमहल लौटना चाहिए। यह कहकर राजकुमारी वापस राजमहल की ओर निकलती हैं।
लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ऊपर से घना जंगल। अंधेरे के कारण रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं मैं किस तरफ जा रही हूँ। मेरा घोड़ा भी बहुत थक गया है। मुझे कुछ देर यहीं रुककर विश्राम करना पड़ेगा। यह सोचकर राजकुमारी वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। जब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है तो वो सोचती है, अरे वाह, ताजा ताजा भोजन। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज इस लड़की को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वाह, मजा आ जाएगा। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमारी की नजर थोड़ी दूर से आ रही आग की रोशनी पर पड़ती है। वहाँ आग दिखाई दे रही है। शायद वहाँ कोई है। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजकुमारी वहाँ से निकलती है। अरे, ये कहाँ जा रही है? हाथ आया शिकार नहीं छोड़ूंगी मैं। आज इसे खाकर ही रहूंगी। ये कहकर चुड़ैल राजकुमारी का पीछा करती है। जब राजकुमारी आग के नजदीक पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक तंबू लगा हुआ है और पास में एक घोड़ा बंधा हुआ है। तभी एक युवक तंबू से बाहर आता है। राजकुमारी को देखकर कहता है, आप कौन हैं और इस समय इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं वल्लभगढ़ की राजकुमारी रत्ना हूँ। मैं शिकार करने निकली थी, लेकिन इतनी दूर कब आ गई पता ही नहीं चला। वापस राजमहल जा रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गई हूँ। यहाँ आग जलती देखी तो यहाँ आ गई। आपने ठीक किया। वल्लभगढ़ का महल यहाँ से बहुत दूर है। आप आज रात इस तंबू में सुरक्षित बिता सकती हैं। परंतु आप कौन हैं? मैं जयगढ़ का राजकुमार विक्रम। अच्छा, तो आप हैं राजकुमार विक्रम। हमने अपने राजमहल में आपकी वीरता के कई किस्से सुने हैं। यह मेरा सौभाग्य है राजकुमारी। हमने भी आपकी सुंदरता के चर्चे सुने हैं और आज आपको देख भी लिया है। आप बहुत सुंदर हैं। राजकुमारी मन ही मन सोचती हैं, काश राजकुमार विक्रम से मेरा विवाह हो। तभी राजकुमार विक्रम कहते हैं, राजकुमारी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? राजकुमारी नजरें नीचे झुकाती हैं और सर हिलाकर हाँ में उत्तर देती हैं। चलिए अब आप विश्राम कर लीजिए। चुड़ैल राजकुमार को देखकर मोहित हो जाती है। वो सोचती है, इतना सुंदर राजकुमार, मैं इसी से विवाह करूंगी। लेकिन ये तो इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विवाह तो इससे मेरा ही होगा। सुबह होते ही राजकुमार राजकुमारी के साथ वल्लभगढ़ जाने के लिए निकलते हैं। चलिए मैं आपको आपके राजमहल तक छोड़ देता हूँ। दोनों राजमहल आते हैं। राजकुमारी दरबार में जाती है, लेकिन अपनी जगह अपनी हमशक्ल को देखकर चौंक जाती हैं और उस हमशक्ल से कहती हैं, तुम कौन हो और हमारी जगह पर क्यों बैठी हो? राजकुमारी को देखकर राजा और सभी राज दरबारी हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपकी पुत्री हूँ, राजकुमारी रत्ना। हमारी पुत्री तो ये है। नहीं नहीं पिताश्री, मैं हूँ आपकी पुत्री। ये कोई और है जो मेरे ही शक्ल की है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो? मैं राजकुमारी रत्ना हूँ। एक शक्ल की दो राजकुमारियों को देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों में खलबली मच जाती है। महाराज, इन दो राजकुमारियों में से असली राजकुमारी कौन है? मैं ही असली राजकुमारी रत्ना हूँ। मैं कल शिकार करने गई थी। अंधेरा हो गया था, इसलिए रात जंगल में बिताकर अभी लौटी हूँ। मेरे साथ जयगढ़ के राजकुमार विक्रम भी हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। जी हाँ महाराज, राजकुमारी जी सही कह रही हैं। ये कल रात जंगल में ही थी। परंतु हम इस बात पर विश्वास कैसे करें कि यही असली राजकुमारी रत्ना है, क्योंकि हमारी राजकुमारी कल ही रात वापस आ गई थी। तभी नकली राजकुमारी कहती है, राजकुमार जी, कल आपकी मुलाकात मुझसे हुई थी। रात जब मैं तंबू में सो रही थी तो मुझे अचानक पिताश्री का ख्याल आया कि वो मुझे न देखकर परेशान होंगे, इसीलिए आपको बिना बताए चुपचाप मैं वहाँ से निकल गई। राजकुमार विक्रम भी समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। वो कभी असली राजकुमारी को देखते तो कभी नकली राजकुमारी को। राजकुमारी रत्ना की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए महाराज हुक्म देते हैं, इस झूठी लड़की को कारागार में बंद कर दो और राजकुमार विक्रम को हमारे अतिथि गृह में ठहराया जाए। राजकुमारी बेचारी चुपचाप कारागार में चली जाती हैं। इधर नकली राजकुमारी अपने कक्ष में बहुत खुश हैं। अब मैं यहाँ राजकुमारी बनकर राज करूंगी और जल्द ही महाराज से कहकर इस राजकुमार से विवाह करूंगी और राजकुमारी रत्ना कारागार में जीवन बिताएगी।
इधर महाराज अपने कक्ष में बहुत बेचैन हैं। वो मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, हम बहुत दुविधा में हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? महाराज, हमें दोनों राजकुमारियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि असली राजकुमारी रत्ना कौन है। महाराज, मुझे आज रात का समय दीजिए। उसके बाद मंत्री जी महाराज के कान में कुछ कहते हैं। दूसरे दिन दरबार में मंत्री जी के साथ एक ऋषि आते हैं। महाराज, स्वामी जी राजकुमारी रत्ना को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण करें स्वामी जी। फिर दरबार में राजकुमारी रत्ना को लाया जाता है। नकली राजकुमारी भी दरबार में बैठी हैं। महाराज कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सामने 2 राजकुमारियां हैं। इनमें से एक असली है और एक नकली। तो हमने असली राजकुमारी को पहचानने का एक उपाय निकाला है। यह सुनते ही नकली राजकुमारी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, महाराज किस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बहुत वर्षों बाद अपनी पुत्री के साथ वही खेल खेलेंगे जो उसके बचपन में खेलते थे। कैसा खेल महाराज? वही बचपन वाला खेल मंत्री जी, जब राजकुमारी हमसे छुपने के लिए उस बोतल में घुस जाया करती थी। ये कहकर महाराज स्वामी जी के हाथ में पकड़ी हुई बोतल की तरफ इशारा करते हैं। यह सुनकर नकली राजकुमारी सोचती है, इससे पहले कि राजकुमारी रत्ना बोतल के अंदर जाए, मैं पहले चली जाती हूँ। और यह सोचते ही वो तुरंत अपना आकार छोटा कर बोतल में घुस जाती है। जैसे ही वो बोतल के अंदर जाती है, स्वामी जी बोतल का ढक्कन बंद कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम यहीं रहो। तुम राजकुमारी बनकर सबको धोखा देने आई थी। मैं जानता हूँ कि तुम चुड़ैल हो। तुमने राजकुमारी को जंगल में देखा और यहाँ उससे पहले पहुँच गई। राजकुमारी रत्ना दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। पिताश्री, मैं ही हूँ राजकुमारी रत्ना। हाँ पुत्री, हमसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मंत्री जी की सूझबूझ ने हमारी असली राजकुमारी को बचा लिया। महाराज, इस चुड़ैल का क्या करें? इसे बोतल के अंदर ही रहने दो और हमारे काल कोठरी में इसे जमीन के अंदर दफन कर दो। राज दरबार में राजकुमार विक्रम भी उपस्थित थे। राजकुमारी ने सारी घटना महाराज को बताई। राजकुमार विक्रम, आपने हमारी पुत्री की सहायता की है। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इसके बदले आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राजकुमारी रत्ना से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री का विवाह आपसे हो। हम अभी विवाह की घोषणा करते हैं। पूरे दरबार में जय जयकार होती है और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार विक्रम और राजकुमारी रत्ना का विवाह हो जाता है।